ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस खत्म करें और म्यूचुअल अगर स्टार्ट कर पाए तो देखते हैं। Self inductance. So we know that if current is passing through any coil, a magnetic field is produced. For example, आपने क्या किया, एक coil लिया और आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, या आपने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं दिया, आपने क्या किया, करंट जनरेट कर दिया इसके अंदर। तो कॉइल है, करंट जनरेट होगा, तो कॉइल विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर कोई कॉइल है, उसको आपने एक करंट दिया है और करंट अगर टाइम वेरिंग हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। अगर टाइम वेरिंग नहीं है तो देन इट इज जस्ट इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एक वायर की तरह एक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। स्टार्टिंग मोमेंट में थोड़ा सा हमें कुछ इफेक्ट मिलेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर, बट बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, व्हेन यू स्विच ऑन और स्विच ऑफ देन देयर इज अ सेल्फ इंडक्टेंस इन एनी कॉइल, but after switching on after a certain time the current is normally constant। जब आप स्विच ऑन करते हो तो करंट जीरो से सडनली इंक्रीज होता है, तो देर इज अ टाइम टेकन बाय दिस 0 to I वैल्यू। तो आपके पास उस टाइम के लिए, दैट टाइम इज वेरी स्मॉल, उस टाइम के लिए आपका, एनीवन इज म्यूटेड, अनम्यूटेड, सो म्यूट योरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। म्यूट किया हुआ है, लेट मी चेक। राहुल का माइक है तो राहुल म्यूट कर लो। म्यूटेड है सर। ठीक है, so during that time there is a magnetic field kind of सेंस उसमें आता है, अदरवाइज बाकी टाइम तो एक वायर की तरह एक्ट करेगा और कुछ नहीं होगा। बट इफ वी हैव करंट विच इज टाइम डिपेंडेंट, यानी कोई आपने एसी सोर्स लगा रखा है और या कोई दूसरा भी सोर्स जिसमें कि टाइम के साथ आपका करंट वेरी हो रहा है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही ये कॉइल। अगर मेरा करंट टाइम वेरिंग होगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी टाइम के साथ वो वेरी कर सकता है। और जब भी मैंने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देन वी कैन हैव दिस क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट change of magnetic field with respect to time। and obviously these loops are covering certain area। वैसे तो इंडिविजुअल टर्न के एरिया होते हैं, फिर उसको हम ऐड कर देते हैं सारे एरिया को, बट देर इज अ दिस क्वांटिटी ऑल्सो, यानी टाइम के साथ भी तो चेंज हो रहा है, देर इज अ एरिया, तो देर विल बी अ फ्लक्स एंड दैट फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम। अब जो फ्लक्स चेंज, यानी ये जो फ्लक्स चेंज जनरेट हो रहा है ना, एक्चुअली जो करंट हमने इसमें पास किया था उसी से ये करंट, ये फ्लक्स चेंज जनरेट हो रहा है, वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और वी हैव सीन कि जब ये क्वांटिटी होगा तो वी विल हैव ईएमएफ। दिस ईएमएफ इज नॉट दैट ईएमएफ व्हिच इज जनरेटिंग दिस वन, क्लियर? दिस ईएमएफ इज नॉट दैट ईएमएफ व्हिच इज जनरेटिंग दिस करंट। यहाँ पे भी एक ईएमएफ लगा हुआ है, let us say this is EMF 1 and this is EMF induced। So this EMF which is being generated by this flux change, and flux change क्यों आ रहा था? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड क्यों टाइम के साथ वेरी कर रहा था? क्योंकि आपने एक करंट दिया था जो कि आपका टाइम के साथ वेरी हो रहा था। डीसी में भी हो सकता है, बट डीसी में स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ के टाइम पे चीजें होती हैं, बाकी टाइम पे इट इज नॉर्मली लाइक अ वायर, इट इज नॉट लाइक अ इंडक्टर। So this induced EMF in this coil, अब ये जो induced EMF का सारा पर्पस जो है, that is वो क्या होगा, माइनस साइन ऑफ दिस वन। वो क्या करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो EMF will generate in such a way that it will try to increase the magnetic field। If the magnetic field is increasing, then this EMF will try to decrease the magnetic field। तो induced EMF का पर्पस वही होगा जो पहले हमने देखा था फैराडेज लॉ में या लेंज लॉ में, वही पर्पस यहाँ पे भी होगा। तो इस वायर में एक डीसी ईएमएफ, दिस इज नॉर्मली अ डीसी ईएमएफ, बट वो ईएमएफ भी आपको वेरी करना पड़ेगा बिकॉज आपका फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, तो दैट ईएमएफ विल बी अ टेम्पोरल डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट ऑल्सो। So this kind of system we have a self inductance।
यानी जो आपका ईएमएफ जो जनरेट हुआ है ना आपके कॉइल में, वो आपने जो करंट उसमें जनरेट किया था, उसी करंट से उसमें एक ईएमएफ जनरेट हुआ, दैट इज सेल्फ, कहीं और से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया था. द कॉइल itself has produced a magnetic field and the coil itself is trying to oppose that magnetic field. The coil itself is producing a magnetic field, and any change in that magnetic field is there, then the coil itself is trying to oppose the magnetic field change. Clear? So this kind of system is called as self inductance system, जहाँ पे हम कहते हैं, इसको हम कह देते हैं बाद में इंडक्टर, या ये जो आपका फिनोमेना है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. उसने खुद ही क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है और खुद ही से उसको अपोज भी कर रहा है, इफ इट इज चेंजिंग. क्लियर? दिस आइडिया इज क्लियर? वैसे 12th में आपने पढ़ ही रखा Yes, हुआ sir. इसे, बट Yes, sir. this thing is clear. So this phi m, whatever which is linked with this coil, that will be proportional to your current which you have generated. इस कॉइल में जो भी आपने करंट जनरेट किया था उसी पे प्रोपोर्शनल है फाई एम. देखो आपके करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड से आपका डीए चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी करंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से आपका फाई चेंज हो रहा है, तो फाई से अल्टीमेटली जो आपका फाई है वो करंट पे प्रोपोर्शनल है जो आपने उसमें पास किया है. एंड इक्वालिटी इज नॉर्मली fixed by a quantity which is called as L. L is what? It is coefficient of self-inductance. So this is coefficient of self-inductance. Now EMF which is going to be, this EMF is actually induced EMF. थोड़ा सा मैं यहाँ पे IND लगा रहा हूँ ताकि इस EMF से कंफ्यूज ना, जो EMF आपका एक्चुअली करंट जनरेट कर रहा है वो EMF, दिस इज इंड्यूस्ड EMF. This induced EMF will be minus d by dt of phi m, and phi m हमने लिखा है Li, so we can write minus d by dt of Li. Normally L is constant, so it is minus L di by dt. तो अगर करंट का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तभी EMF जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर? तो इफ देयर इज अ टाइम वेरिएशन ऑफ करंट, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन IT. तो IT अगर है तो ITC है, और ITC है तो हमारे पास बहुत सारे सामान है ITC के बने हुए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITC? So this is on lighter note. What is the full form of ITC? हाँ? किसी को नहीं पता क्या ITC का फुल फॉर्म? गूगल पे मत ढूंढना, अगर पता है तो बताओ, नहीं तो पता चला बगल में गूगल खोल करके फिर उसे ढूंढ रहे हो. What is ITC? फुल फॉर्म नहीं होती. हाँ? फुल फॉर्म होती ही नहीं उसकी. फुल फॉर्म नहीं होती. ITC, कैपिटल I, कैपिटल T एंड कैपिटल C. करंट नहीं है यहाँ पे, ITC में कुछ और कह रहा हूँ. चलो सर गूगल पे इंडियन टोबैको कंपनी बता. अब ढूंढ रहे हो. ITC इज अ बिग कंपनी, और उसके आप आशीर्वाद आटा से लेकर के उसके सारे प्रोडक्ट हैं. आज के टाइम में ग्रोसरी के सारे सामान बनाता है, बिस्किट से लेकर के आप फेमस में, आप साबुन फेमस है उसके बहुत सारे. देखना आप ध्यान दोगे कि ITC किस पे लिखा हुआ है. घर पे जाके देखना जितने पैकेट बने होंगे ना मैक्सिमम पे ITC लिखा होगा. इट इज एक्चुअली इंडियन टोबैको कंपनी. आई थिंक दैट वाज सेटअप बाय ब्रिटिश, फिर उसके बाद उसे खरीद लिया गया और नाउ इट इज मेकिंग एवरीथिंग. पहले टोबैको बनाता था वो. उसका नेम नहीं चेंज किया अभी तक, टबैको का टबैको ही. हाँ तो वो शॉर्ट फॉर्म में आ गया ना, टोबैको वर्ड हट गया ना, तो अब शॉर्ट फॉर्म में ITC हो गया. ITC के होटल्स हैं, ITC हर एक उसमें है. आज के टाइम में हर चीज बेचता है, जैसे रिलायंस है. ओके. हाँ, ITC is actually Indian Tobacco Company. So let us write what is the unit of the cell. Unit क्या है L का? आपने प्रैक्टिकल में बहुत कर रखा है. H हेनरी. हेनरी. और इसकी वैल्यू जो होती है रफली वो मिली हेनरी में आती है. आप जितना भी बनाओगे ना मिली हेनरी
या टेंस ऑफ मिली हेनरी या फ्रैक्शन ऑफ मिली हेनरी में आएगा. मीन्स this is in this range normally which we usually use. So this is your unit. इसको आप वोल्ट सेकंड और एम्पियर में भी चेंज कर सकते हो बिकॉज फॉर्मूला आपका सिंपली क्या है, इट इज वोल्टेज, ईएमएफ है ना, तो वोल्टेज देयर इज अ करंट, सो डिवाइडेड बाय करंट एंड मल्टीप्लाई विथ सेकंड, सो वोल्ट सेकंड by current is actually Henry unit. Now we can calculate the work done per unit charge against the induced EMF which is normally, ये जो EMF induced लिखा है ना, इसको हम कई बार बैक EMF भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बैक EMF. बैक EMF इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने जो एक्चुअल EMF लगा रखा था, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसके ऑपोजिट सेंस में वो जनरेट होता है सो दैट टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ इज ट्राइंग टू अपोज द कॉज. तो हम इस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसको कई बार हम बैक ईएमएफ भी कह देते हैं. बट बैक ईएमएफ वर्ड यूज कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से यू कैन यूज मोस्टली एज अ induced EMF. That will be a better word. So let us calculate the work done. That is, we are calculating work done per unit charge against the induced EMF. यानी आपको क्या होगा कि जब आपने करंट जनरेट किया IT, तो आपके पास जो आपका इंडक्टर है वो इंडक्टर क्या करे, इट विल ट्राई टू अपोज, क्योंकि आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हो. तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू जनरेट करंट इन सच अ वे कि वो उस करंट को अपोज करेगा, सो दैट यू हैव अ ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको क्या करना है, आपको तो करंट मेंटेन करना है, जो आपको हम पिछले केस में कर रहे थे ना. देखो पिछला केस में फिर से इसको रिलेट कर देता हूँ जो आप यहाँ पे कर रहे थे. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मेक इट charges to move in the minus x direction, but you want to maintain this velocity. So you have to maintain this velocity v and you have to do the work. In the same sense, what is happening when you come to this picture, this EMF is trying to maintain the current in the coil and the coil is trying to oppose the current. तो आपको क्या करना है, you need to do work against that particular EMF which is there in the coil, which is generated, which is induced. तो जो induced EMF है ना, उसके against मुझे इन जो IT है ना, इनमें जो चार्जेस हैं जो इस कंपोनेंट को गवर्न कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज को मुझे मूव करना है अगेंस्ट दैट बैक EMF और इंड्यूस्ड EMF. अगर वो इंड्यूस्ड EMF इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे इस करंट को स्टॉप कर देगा तो सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. Are you getting the point? ये क्लियर है कि क्या मैं कह रहा हूँ या क्लियर नहीं हुआ? Yes, sir. Whatever the, when you move the charges, there is a flux link with this coil. There will be induced EMF. That EMF will try to stop the motion of these charges which you have generated from this source. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एनर्जी पुटअप करना पड़ेगा ताकि ये पूरा एक लाइन कंप्लीट करके वापस बैटरी के दूसरे एंड पे आ जाए. तो दिस सोर्स हैज टू डू वर्क अगेंस्ट दैट बैक EMF जो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है. तो यू हैव टू पुट द वर्क. So what we are calculating actually the work done per unit charge against the induced EMF in one trip of current around the circuit. ठीक है. So dW per unit charge which is equal to minus EMF this. जो आपका ये इंड्यूस्ड EMF है ना, उसको अपोज कर रहे हो. तो ये फॉर्मूला अगर देखो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट EMF. So this much amount of work you have to do per unit charge to oppose this voltage. इस वोल्टेज के अगेंस्ट अगर मुझे चार्ज को मूव करना है तो मुझे इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा थ्रू वन राउंड ट्रिप. मतलब एक चार्ज को मुझे लेकर के पॉजिटिव से नेगेटिव तक ले जाना है, तो आई हैव टू oppose this one. So that is why this negative is coming here. Okay, so we can calculate how much work is there which we require, that is minus EMF dq, and dq we can write as
di, sorry, d एक dq is I is dq by by dt, dt. dt So we can write this I I did. dt. And what to find the total work, EMF की वैल्यू भी हम रिप्लेस कर देते हैं. लेट अस जस्ट रिप्लेस द EMF. EMF ने ऊपर लिखा हुआ है ये रहा, द इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू ना वो यहाँ पे लिखी हुई है, induced EMF. So we can replace that one, that is minus L di by dt. So this will be L di by dt I dt. So this is equal to L I di. L I या हाँ इतना ही करके रहने देते हैं. नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल वर्क डन. मैंने एक्चुअली dt इंटीग्रेशन में जाके मैंने dt को कैंसिल किया, बट हियर आल्सो वी कैन डू दैट. So the total work will be equal to integration of L I di. So that will be equal to how much? I di half, and I again I2 divided by 2. So this I is half Li square. तो जो टोटल वर्क आपको करना पड़ेगा टू मेंटेन द करंट, against a loop or against a coil whose inductance value is L, this much amount of work you need to put to maintain the current. Because वो maintain करना क्यों पड़ रहा है? Because the coil is trying to oppose that current or whatever the cause is there. Because यही current आपका magnetic field generate कर रहा है, उसी magnetic field से आपका EMF generate होता है, back EMF या induced EMF, and that is trying to stop this current. But you need to maintain, so you have to put this much amount of work in the coil को आपको करंट को मेंटेन करने के लिए नीड टू पुट दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, व्हिच इज समथिंग व्हिच इज लाइक अ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल. ये भी बाद में क्लियर होगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल क्यों होता है. क्योंकि व्हेन यू प्रोवाइड दिस एनर्जी is provided by the source which is actually maintaining the current, and that energy is converted into magnetic field within the coil. And when you stop the current, अगर बाई चांस आपका सोर्स बंद हो गया, सोर्स से आपका करंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो whatever the stored magnetic field is there, that will again produce the current in the coil, so that energy is again used. That is something like कि आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपके कॉइल में स्टोर्ड है. और जब आप करंट जीरो करोगे, यानी अब क्या हो रहा है, फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है, so that will try to increase, means this source, this magnetic field which is stored in the coil, that is being now used to generate the current. तो आपका क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है. दैट इज वाइस वर्सा इफ यू डू द चेंजेस कि आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो या करंट को डिक्रीज कर रहे हो. तो व्हाटएवर द thing you do, so that is something like energy stored in the magnetic field form in the coil. Let us do one calculation. हाँ बोलो. एक्सक्यूज मी सर. सर इसमें जो इसमें एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाफ एल आई स्क्वायर इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेंटेन आई इन द लूप. लेकिन ईएमएफ इंड्यूस के लिए तो हमारा कंडीशन ही ये है कि आई जो है वो वेरी होता रहे, तभी ईएमएफ इंड्यूस. तो यहाँ पे आई एग्जैक्टली क्या पर्टिकुलर वैल्यू होगा, क्योंकि आई तो हमारा कॉन्स्टेंटली वेरी हो रहा है. आई वेरी कर सकते हो यहाँ पे, अगर आई स्क्वायर लिखा है ना, अगर आई टी है तो दैट विल बी आई. अगर मेरा आई की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है तो दैट विल बी समथिंग लाइक, लेट अस इमेजिन कि मेरा आई टी की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो आई स्क्वायर टी जो वैल्यू होगी दैट विल बी, अगर इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि हमारा ये वेरी नहीं हो रहा है या ये मेरा कांस्टेंट आ गया है, बट जब इंटीग्रेशन करोगे तो वहां पे आपके पास वेरिएशन आ जाएगा, बिकॉज दैट इज साइन ओमेगा टी या किसी फॉर्म में आ जाएगा. वहां पे dt से आपको तो एक एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन की थ्रू वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए.
जो वर्ड पहले लिखा है ना, 1 कंप्लीट साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपको इसकी एवरेज वैल्यू है उसका स्क्वायर करके, मतलब इसका स्क्वायर करोगे, साइन का भी स्क्वायर करोगे, फिर उसको dt से इंडिकेट करोगे, तो वहां पे Okay. साइन स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप एक जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, ये एक्चुअली अगर डीसी करंट की बात कर रहे हो, मतलब मैं जब स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो जब स्विच ऑन कर रहा हूँ मैंने 1 एम्पियर का करंट अगर मेंटेन करना है, तो दिस मच वर्क आई हैव टू डू एट द स्टार्टिंग, कि मुझे ये, और ये क्या होगा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में उस कॉइल में स्टोर हो जाएगा जस्ट एट द स्टार्टिंग। और स्विच ऑफ करोगे तो स्विच ऑफ करने पे यही आपका करंट फॉर टाइम बीइंग मेंटेन रहेगा विद इन द कॉइल। ठीक है, Yes, sir. Thank you. क्लियर। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट अस डू वन एग्जांपल, फिर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पे जाएंगे। और एक आधा एग्जांपल आप क्या करोगे, जब आपको नोट्स शेयर करूंगा तो उसमें देख लोगे, या आप कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द ग्राफिक्स। सो लेट अस डू वन एग्जांपल, जस्ट लेट मी शेयर द फाइल। अभी भी रिजल्ट नहीं आया आप लोगों का? No, sir. अच्छा, अभी भी सबके नहीं आ गए आया। सर, हम बेचारे बच्चे। कितने बच्चों का, मतलब ये कितने कोर्सेज का बचा हुआ? 14 कोर्सेज है ना हमारे कॉलेज में। सब ज्यादा 12 तो सर कम आ ही गए हैं, कम से कम 12-13 ऑलमोस्ट तो। सारे आ गए हैं, बस एक सारे आ माइनर गए। लग रहा है बस। फिजिक्स वाले ही ऑलमोस्ट। लेट हैं चेकिंग में। हाँ सर। अच्छा, नहीं मेरे पास जो पेपर थे मैंने तो चेक चेक करके दे दिए, सभी टीचर्स ने कर ही दिया है। लास्ट कल तक की अपडेट ये है कि जो जून में एग्जाम हुए हैं, अच्छा जून नहीं, आपका तो मार्च का ना, मार्च का शायद 90% कंप्लीट हो गया वर्क, 90, अब तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले की बात है, दैट वाज अराउंड 85% कंप्लीटेड, तो अब 95% होगा। ये थोड़ी सी शीट बची होंगी, अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा पता नहीं। ओके, सो लेट अस डू एन एग्जांपल, हम देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। एक करेंगे, दो करेंगे, और उसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस रह गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, मतलब इन्वर्शन है, हाँ बस थोड़ा ही है, उसमें ज्यादा नहीं है। देन वी मींस एक या दो क्लासेस और लगेंगी टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक। उसके बाद हमारा एसी सर्किट्स, एसी सर्किट तो हम खैर लैब में कर लेंगे। जो हमारा नेटवर्क थ्योरम है वो थोड़ा सा, उसमें भी हमने थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन कर ही लिया है, जो बाकी एक आधा थ्योरम और है वो डिस्कस हो जाएगा, तो मतलब 19 जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस एज पर माई कैलकुलेशन, बाकी तो कुछ नहीं पता। सो वी हैव अ टोरॉइड and the toroid is having cross sectional area as a rectangular kind of thing. Okay, तो टोरॉइड है, टोरॉइड का आपको ध्यान होगा क्या होता है, सोलेनॉइड ही है, बट उसको हमने रोटेट करके उसके एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए, तो दैट बिकम अ टोरॉइड। सो दिस इज आल्सो टोरॉइड, बट नाउ दिस क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर। सो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक यू दिख जाए आपको टोरॉइड की तरह, उसका हाफ पार्ट दिखेगा, हाफ पार्ट नहीं दिखेगा। दिस इज योर, सो नाउ इट इज क्लियर है ना। ये घूम करके आ रहा है और वी हैव अ कॉइल, कॉइल की वायर मैंने ये बना दी। जैसे पुराने टाइम पे मुगल बनाते थे ना, वो छत छत का जो टर्न देते थे, मतलब जो दीवार के ऊपर, दीवार सीधी जाती है वो, सॉरी दरवाजा सीधा जाता है, तो ऊपर जाके ईंटों को कैसे रखते थे, थोड़ा सा बेंड, सेमी सर्कल दे देते थे, समथिंग समथिंग लाइक दैट। एंड फ्रॉम द एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ द इनर पार्ट इज ए, मींस ये जो डिस्टेंस है ए, and this one is B, and we take a small cross section within this total cross section of the toroid that we are taking as ds.
and the distance of this point where we have took from the center axis means central point, that is S. The diagram is clear? Diagram clear hai? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this question is, find the self-inductance of a toroidal coil with rectangular cross section. Inner radius is A, outer radius लिखा है, but radius इसलिए लिखा है क्योंकि टोराइड के सेंस में लिख रहा है. तो अगर टोराइड पे हमने वायर लपेटा हुआ, बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या अंदर क्रॉस सेक्शन है. तो लेट अस इमेजिन कि दैट इज अ रेडियस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज दिस assuming this as a circle, ये वाला पार्ट सर्कुलर है तो उसको रेडियस ले रखा है. A and outer is B and the height is H. Okay, this height is also given, that is H. And having total number of turns is capital N, जो आपका total number of turns है. ds is the small element, and now we have to find the self inductance. So let us calculate कि हमने करंट को ही पास किया इससे, और जब करंट इस कॉइल से पास हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड how much it is generated within the toroidal area, this one. इस क्रॉस सेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर ध्यान होगा तो हमने कैलकुलेशन पहले किया हुआ है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एस. एस डिस्टेंस होता था जो आपके सेंटर से होता था. अब सर्कुलर के लिए भी वही है, इसमें रेक्टेंगुलर में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड within this toroidal loop. Now the flux will be, that is phi m, which is magnetic flux, that will be B dot dA, and this magnetic flux is, let us calculate for one loop. एक लूप के लिए हम कैलकुलेट करें या सिंगल टर्न के लिए, ठीक है. फिर उसको मल्टीपल टर्न्स हैं तो उतने नंबर ऑफ टर्न से वी विल मल्टीप्लाई. सो फॉर द सिंगल लूप which is having a cross section, this one, ये आपका क्रॉस सेक्शन जो लूप का ना वो ये वाला है, जो आपका ये पूरा क्रॉस सेक्शन, उसमें हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है, उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे. सो दिस इज A to B, that S is going means this ds, or S is going from A to B. So S is going from A to B. So A to B आ गया. B की वैल्यू म्यू नॉट n I divided by 2 pi S. What is the area of this small cross section which you have selected? B minus A. B minus A. नहीं टोटल नहीं, this is small selection. This is small selection. तभी तो हम उसको इंटीग्रेट फिर कर रहे हैं ना A to B. तो पहले हम छोटा सा एक ds into h. ds into h या h into ds. Yes, sir. ठीक है. So now this is mu naught is constant, not going to change. I is constant, n is constant, and 2 pi is constant. S is varying from A to B, तो S की वैल्यू चेंज हो रही है. H is also constant, so we are left with A B 1 by S ds. Okay, so this is equal to mu naught capital N I divided by 2 pi H, and this is equal to ln of B by A. 1 by S का है ना, तो 1 by S will be log of S, and log of S आपकी वैल्यू B से A to B जा रहा है, तो that is B by, यानी log of B minus log of A, that is log of B by A. Now the total turn is N, so the total flux linked through whole of the toroid, so that is total flux will be equal to N times the phi m one loop. So that is equal to mu naught n square I h divided by 2 pi ln of B by A. Once we have calculated the flux, then we can calculate the value of this one L. सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है ना, तो phi और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या था रिलेशन? Phi is LD di by dt. नहीं L I पीछे चेक करो. So L will be equal to phi by, because proportional to I था ना, so that is equal to Li, so divided by I, so that is equal to mu naught n square h
अपॉन 2 पाई ln ऑफ b बाई a। इस फॉर्मूले में जो इंडक्टेंस की वैल्यू है ना, इंडक्टर की वैल्यू जो आपके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में डोंट हैव b, वी डोंट हैव i, वी डोंट हैव वोल्टेज काइंड ऑफ थिंग आल्सो, यानी emf। What are the things we have? Mu naught is something like a constant kind of thing, जो आपके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, और फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस पे डिपेंड करेगा। n is number of turns, h is height, and b is something like radius, a and b are radius। तो मोस्टली जो आपका इंडक्टर है ना, मोस्टली क्या एक्चुअली दैट डिपेंड ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल फैक्टर। आपका आप कितना करंट ज्यादा दे रहे हो, कितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। आप ये सोचो कि मैंने इंडक्टर बना के मैं लेके आ गया हूँ, इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, मतलब इसमें ईएमएफ ऐसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको हम वेरी करेंगे तो ये होगा। बट जो इंडक्टेंस की वैल्यू ना, एक बार जब वो बना दिया आपने तो दैट इज फिक्स्ड। उसकी ज्योमेट्री क्या है, उस ज्योमेट्री पे वो डिपेंडेंट होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द हाउ मच करंट यू पास, how much magnetic field is there which is being produced, how much EMF you have given. It does not depend upon any of that factor. It only depends upon geometry of the whatever inductance shape you have selected, circular है, cylindrical है, linear है, कैसा आपने बनाया है, वो सिर्फ उस शेप पे एक बार बना दिया तो वो डिसाइड हो गया। ठीक है, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, तो इंडक्टेंस की वैल्यू में अगर कहीं आपका करंट या मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो यानी आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, सो लेट अस कीप की दो क्वेश्चंस और मैंने सॉल्व किए हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड having certain number of turns, that you will do when I will share the sheet, and one more wire in the toroidal form and having certain उसमें कुछ और कैलकुलेशन है, थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। करंट भी हमारा साइनोसॉइडल फंक्शन है और उस वैल्यू एक रेजिस्टेंस भी अटैच्ड है, एंड दैट प्रॉब्लम इज देयर इन द ग्राफिक्स। तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो सॉल्व शायद उसमें भी कर रखा होगा, आपकी जो शीट मैंने एक और शेयर की थी ना ग्राफिक्स का सॉल्यूशन मैनुअल, उसमें भी होगा। तो यू कैन सी दैट टू प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव डिस्कस इन द नोट्स। तो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेट अस गो टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो वो हम बाद में अपना देख लेना, कोई टफ नहीं है, प्रॉब्लम कर सकते हो। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा खुद करोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, सो लेट अस डिस्कस म्यूचुअल इंडक्टेंस। वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है आपका पहले पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप इंडक्टेंस पढ़ते हो नॉर्मली। तो व्हाटएवर म्यूचुअल इंडक्टेंस, वी हैव टू कॉइल्स एंड लेट अस अज्यूम कि हमने एक लूप, दो लूप लिए हैं, लूप 1 एंड लूप 2, एंड दे आर केप्ट वेरी क्लोज और एट अ डिस्टेंस, जरूरी नहीं बहुत क्लोज हो। आपने, आप में से कितने लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा है अभी तक? छोटा बड़ा नहीं, छोटा सा, जो नॉर्मली आपके किसी भी डिवाइस में लगा होता है, किसी भी पावर सप्लाई में आपके पास एक ट्रांसफार्मर होता है। हैव यू सीन दैट ट्रांसफार्मर? यस सर। देखा है? यस सर, खोल करके उसको देखें, उसमें वायर्स रहते हैं। हाँ, कॉपर की वायर होती है, वो एक्चुअली इनेमल्ड वायर होती है। तो देख, सभी ने देखा है? तो दैट इज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर ही काम करता है ना? यस, बट ठीक है, मतलब जस्ट कॉइल्स होते हैं, तो कुछ खाली नहीं पड़ा हुआ है। तो अब किसी भी चार्जर को आप तोड़ोगे ना तो आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। तो सर चार्जर तोड़ दें? नहीं नहीं, खराब वाला मैंने एक जो वर्ड मैंने मिस कर दिया ना, वो ये वर्ड है कि खराब वाला चार्जर वन विच इज ऑफ नो यूज। तो किसी भी चार्जर को आप ब्रेक करोगे ना तो यू विल हैव अ रेक्टेंगुलर शेप काइंड ऑफ थिंग, या समटाइम्स सर्कुलर आल्सो होता है, बट सर्कुलर हो सकता है बड़े अच्छे चार्जर में हो, बट इसलिए आपको स्क्वायर से दिख जाएगा। और होल ऑफ द वेट
जो आपका पूरा वेट है ना उस चार्जर का, उसी पार्ट से आता है, क्योंकि पूरा का पूरा वायर होता है। तो वो कुछ नहीं करता, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो आपके चार्जर में होते हैं। 220 वोल्ट को डिक्रीज करके और 5 या 6 वोल्ट पे लेके आते हैं। आपने एसी के स्टेबलाइजर भी देखे होंगे या वोल्टेज कंट्रोलर जैसा कुछ देखा होगा, उसका भी Yes, वेट बहुत ज्यादा होता है। उसका पूरा का पूरा वेट उसी से आता है, और कुछ पार्ट नहीं होता उसमें, इंपॉर्टेंट मेन पार्ट वही होता है। तो दैट ट्रांसफार्मर इज, दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टेंस काइंड ऑफ थिंग इज देयर। वहां पे दो कॉइल होते हैं एंड बोथ द कॉइल आर म्यूचुअली कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड थ्रू इंड्यूस्ड काइंड ऑफ थिंग, इंड्यूस्ड फील्ड काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं कि दोनों में आपस में कनेक्शन होता है, दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कनेक्शन नहीं होते हैं, बट दे आर केप्ट इन सो क्लोज in such a way that magnetic field of one coil induces certain thing on the other coil। या दूसरे कॉइल में भी अगर आप कुछ करंट दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपके दूसरे कॉइल में कुछ इफेक्ट डालेगा। सो दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस काइंड ऑफ थिंग। तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ इंड्यूस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग डायरेक्टली बट बाय इंडक्शन ओनली। सो व्हाट कैन हैपन that if you have a loop and you pass a current, obviously this loop is going to produce a magnetic field। वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन का होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है, वो चाहो तो प्रॉपर्ली निकाल सकते हो। तो लेट अस अज्यूम कि ये बी वैल्यू है जो आपका B1, यानी जो आपका लूप 1 जनरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ करंट आई इन वन इन द लूप 1। सो whenever you have a current in the loop 1, then what will happen, the magnetic field which is being produced by this loop is going to pass through the area covered by the second loop। उसको कट करेगा ही करेगा, किसी न किसी पॉइंट पे, चाहे ज्यादा कट करे या कम कट करे, it will obviously cut if you keep it close to each other। So when it is cutting this area or when it is passing through this area, this B1 will have a changing component with respect to time if your current is changing। अगर नहीं भी होता है, आपने करंट इंक्रीज किया या करंट स्विच ऑन किया, still you will have certain quantity which is dB by dt। And if dB by dt is there and you have an area, then this quantity is there, this quantity is nothing but d by dt of phi m। It means this flux linked with this coil due to one flux, that is magnetic flux linked with this coil 2 due to 1, and that is going to generate a EMF in these coils, or obviously that is going to generate current in these coils। So that current, how much current is there, yeah, how much flux linkage is there due to the other coil when we keep these coil very close to each other। But what can happen if you just switch on, if you reverse the role, अब क्या करो, I1 जो आपने इसमें पास किया था वही I1 आप इसमें पास कर दो, then again there will be a generation of magnetic field due to this coil, and that will cross or that will pass through the area covered by this coil, and there will be a generation of EMF। वो EMF क्या होगा, कितना होगा, वो डिफर करेगा। I1 I2 भी आप डिफर कर सकते हो, बट एक क्वांटिटी होगी which is called as mutual inductance between these two coil, that will not differ। Means whatever the current you maintain in this coil or whatever the current you maintain in this coil, the mutual inductance of these two coil, or you can sometime it is called as mutual inductance of pair of coil, is going to be a fixed number। चाहे 1 2 कह लो, यानी आपने करंट उसमें दिया है तो इसमें आपका जनरेट हो रहा है कुछ ईएमएफ, इसमें आपने करंट दिया तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, बट दैट जनरेशन इज प्रोपोर्शनल टू अ क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो क्वांटिटी आपकी सेम होती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। तो लेट अस डू द रफ कैलकुलेशन। सो phi 2 1 means flux linkage to 2 due to 1। जो मैंने अपने राउंड यहाँ किया ना, तो फ्लक्स लिंकेज टू द लूप 2 ड्यू टू 1 इज कॉल्ड एज phi 2 1। ठीक है, दिस phi 2 1 विल बी M21 I1। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं
phi Q1 is proportional to I1, क्योंकि जितना I1 यहाँ जनरेट हुआ है उस पे ही डिपेंड करेगा कितना फ्लक्स आपका यहाँ पे कट कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को, या पास हो रहा है इस एरिया से. So that will be equal to M21. M21 is what? Mutual inductance of coil 2 with respect to 1. Mutual inductance of coil 2 or coefficient of mutual inductance of coil 2 with respect to 1. Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So EMF in coil 2 due to 1. जैसे ये लिखा था ना, phi in 2 due to flux linkage to 2 due to 1. So EMF generated in second coil due to 1, that will be equal to minus d by dt of 5 to 1. So this will be equal to minus M21 di1 by dt. तो अगर करंट का वेरिएशन है टाइम के साथ तो हम ये इक्वेशन मेंटेन कर सकते हैं, एंड वी कैन सी कि ऐसा कुछ वैल्यू होगा. ओके, नाउ लेट अस सी कि अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, मैंने करंट जो I1 था, या लेट अस से कि दूसरे उस कॉइल में मेरा I2 है, पहले कॉइल में कोई करंट नहीं है. सो वी कैन राइट सिमिलर इक्वेशंस, दैट इज this is for if I1 in loop 1. Now if I2 in loop 2. अब ये केस है, ये केस में क्या होगा, अब इसमें कोई करंट नहीं है फर्स्ट लूप में, सेकंड में करंट है, तो सेकंड में करंट मेरा I2 है. तो नाउ phi 1 2, that is flux linked through coil 1 due to 2 will be proportional to I2, and phi 1 2 can be written as M1 2 I2. It is mutual inductance, a coefficient of mutual inductance of 1 with respect to 2. ये था mutual inductance of 2 with respect to 1. Clear? Okay, so let us calculate the EMF. So EMF in 1 due to 2, that will be equal to minus d phi 12 divided by dt. So that is equal to minus M12 I2. दोनों इक्वेशन डिफरेंट है, दोनों में I1 I2 डिफरेंट है, दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी भी मींस जो आपके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी क्वांटिटी डिफरेंट है. बट डज M12 and M21 are equal or not? This is the important thing, कि क्या ये इक्वल होते हैं या डिफरेंट है. So let us calculate. ये कैलकुलेट करें, आज हमारे पास 10 मिनट है अभी. बताओ. करो सर. कर दीजिए सर, नहीं तो फिर नेक्स्ट डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा अगले क्लास में, है ना. तो लेट अस डू. और इसमें अगर नहीं हुआ तो मुझे एक शेयर करना पड़ेगा एक और वर्ड फाइल, ऊपर स्पेस है. चलो कोशिश करते हैं इसी में खत्म करने का, क्योंकि ये पार्ट फिर हो जाएगा ना. फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है फिर मैं आपको दूंगा नहीं, वो क्वेश्चन आप खुद ही डिस्कस करना, और ये सारा पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा. फिर हमारा सिर्फ रह जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैक्सवेल इक्वेशंस. मैक्सवेल इक्वेशन भी बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं. ओके, सो लेट अस ट्राई टू फिनिश. अगर 45 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू हैव परमिटेड मी. लेट अस डू द कैलकुलेशन. सो वी हैव टू कॉइल्स जो हमने पहले बनाया, एंड लेट अस इमेजिन देयर इज अ current element, that is DL1, and this is loop 1, and there is another current element or small element which we have selected, this DL2, and the distance between these two is R. Okay, and this is loop 2. Okay, now let us calculate. Phi 21 is equal to B1. Phi 21 याद है ना, loop flux linked to loop 2 due to 1.
So that is actually due to magnetic field generated by 1. So B1 into dA2. That is area of the second loop. This B can be written as del cross A1 due to, means this B can be written as due to a potential, this is a vector potential A. And this can be written as del cross any vector and surface integral. That can be converted into a line integral in a closed loop, that is equal to A1 dot dl2. कौन सा थ्योरम है ये? स्टोक्स थ्योरम. तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, आप कोई कर्व्ड यानी कोई ऐसा डेल क्रॉस का क्वांटिटी वाला वेक्टर है, तो उसको थ्रू आउट छोटे छोटे पैचेस में आप उसे कर्ल करोगे और फिर उसको पूरे सरफेस पे आप इंटीग्रेट, दैट इज सेम एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वन मींस डॉट डीएल के साथ आप लाइन इंटीग्रल करो, सेम वैल्यू आएगी. क्यों आती है? क्योंकि अगर आपको डायग्राम याद होगा तो डायग्राम अगर ये छोटे छोटे पैच आपने बना दिए, उस पैच में क्या होगा, सिर्फ बाउंड्री वाले आपके मेंटेन रह जाएंगे पैचेस, उनके करंट डायरेक्शन आपके मेंटेन रह जाएंगे, और जो आपके अंदर वाले आपस में जो लूप आपके जो क्लोज लूप आपने फॉर्म किए हैं उसके अंदर विद इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल पैचेस, वो आपस में कैंसिल होते जाएंगे. तो विद इन दैट सरफेस इट विल कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी. तो इसलिए फॉर्मूला आपका डायग्रामेटिकली अगर दिमाग में होगा स्टोक्स थ्योरम का डायग्राम तो बहुत सिंपल है. आप छोटे छोटे रेक्टेंगुलर लूप बनाते हो तो उस लूप के बाउंड्री वाले रह जाते हैं मेंटेन्ड, और अंदर वाले क्या होते हैं, आपस में कैंसिल होते जाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज परमिटेड कि आप डेल क्रॉस से अगर कोई है डीए के साथ इंटीग्रेशन में, तो उसको लाइन इंटीग्रल में आप कन्वर्ट कर सकते हो. एंड A1, अब A1 का फॉर्मूला हमने पहले कभी किया हो या मैंने एक आधा एग्जांपल दिया हो तो उसमें मैंने बोला होगा कैलकुलेट करने के लिए, बट यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज दिस वन dl1r. तो किसी एक डिस्टेंस पे आप किसी एलिमेंट से कितना वेक्टर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, सो यू कैन रिप्लेस दैट हियर, और नॉर्मली आपका पूरे लूप के लिए आप कैलकुलेट करोगे. So this will be equal to 5 to 1, that is equal to integration mu naught, sorry not A1, now we will write I1 divided by 4 pi and integration dl upon r dot dl. तो ये वाला इंटीग्रेशन है, ये वाला जो हमने लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली, और ये वाला इंटीग्रेशन पहले से जो आ रहा था हमारा डॉट dl आ गया, dl2. Okay, so this will be equal to mu naught we can pull out, I1 we can pull out, 4 pi double line integral, that is dl1 dot dl2 divided by r. ठीक है, and this will give us m21 which is nothing but 521 divided by I1. So that will be equal to mu naught upon, हाँ बोलो बोलो क्या पूछ रहे थे? Someone has said something and now यही बता रहे थे, यही वाला ना फॉर्मूला, यही बता रहे होगे that mutual inductance is 5 to 1 divided by I1. So this is the value. Now what you can do, you can even calculate, अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, but you can calculate 1 2. 1 2 क्या होगा, B2 dot dA1. Clear? Again you will write that in the this form A2 dot dA1. सब कुछ सेम चलता जाएगा, सब कुछ यहाँ तक सेम आएगा, बस वहां पे I2 दिखेगा और 521 दिखेगा. ये भी आपका, क्योंकि DL उसमें आपका DL2 डॉट DL1 होगा, बट डॉट प्रोडक्ट में आप वेक्टर को चेंज कर दो, इट इज हार्डली गोइंग टू चेंज एनी वैल्यू. तो DL2 डॉट DL1 को आप DL1 डॉट DL2 भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे आपका जब ये यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट ये कॉपी मैंने लिखा हुआ है. You can go on calculating and ultimately you will reach the formula. I will write here.
that is M12, that is mu naught upon 4 pi line integral over a closed loop dl1 dot dl2 divided by r. करंट आपका दोनों में डिफरेंट था, यहाँ पे आपने करंट 1 रखा था, यहाँ पे आपने करंट 2 रखा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1 जनरेट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 जनरेट हो रहा था, बट द म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो आई है 1 2 या 2 1, so that will be equal to this one. It means M12 is equal to M21. This is reciprocity. Reciprocal means अगर reciprocal भी आप देखोगे इसका mutual inductance with respect to that one and mutual inductance of other loop with respect to this one, that will be same. क्लियर? तो ये डेरिवेशन आपको नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा, यहाँ पे आधा पार्ट किया है, यहाँ पे दूसरा पार्ट भी सेम उसी सेंस में जाना है, you will reach to the same value. So this integration and this integration and this value and this value is same, यानी M12 is equal to M21. क्लियर? उसके बाद एक एग्जांपल है, long solenoid and short solenoid, they are kept within one each other and how much mutual inductance is there, that calculation I have done. So self for mutual part आपका खत्म हो गया, we are left with energy in a magnetic field and Maxwell equations. यानी एक क्लास या डेढ़ क्लास या दो क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, यानी फ्राइडे एंड नेक्स्ट मंडे. ठीक है, तो अब हम एंड कर सकते हैं या किसी को डाउट है तो बताओ. हाँ, तो घर के जितने भी साबुन और किचन के सामान है ना, उस पे जाके देखना किस पे आईटीसी लिखा हुआ है. यू विल फाइंड 80% ऑफ थिंग्स विल हैव आईटीसी टैग. ठीक है, तो ये जस्ट एक जीके का क्वेश्चन था और कुछ नहीं. Yes. तो आईटीसी इज इंडियन टोबैको कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है. So let me just first stop the recording and ending the class.